वेलकम बैक टू ऑल। देखिए आज हम लोग बात करेंगे कैलकुलस या बोलिए रियल एनालिसिस पे। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बुक है और एक बड़ा बुक है आप कह सकते हैं तैयारी के लिए। तो आपके जो पीजीटी ब्रोशर में जो सिलेबस दिया हुआ है मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है और डेफिनेटली सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है CSIR नेट के सिलेबस से, उसमें कुछ एडिशनल और भी चीज़ें हैं, ठीक है। बट हम लोग अभी यहाँ पे इस सिलेबस पे बात करेंगे कि हमको इस सिलेबस पे कैसे फोकस करना है, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूरा स्ट्रेटेजी प्लान हम लोग आज करेंगे, ठीक है। आप इसको लास्ट तक देखिए, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, काफ़ी फ्रूटफुल होगा, राइट। तो देखिए जो सिलेबस है, सिलेबस तो मैंने आपको लिख के यहाँ पे दे दिया है कि सिलेबस है क्या, राइट। अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में रियल नंबर्स, बाउंडेड सेट्स, ओपन एंड क्लोज सेट्स, तो मैं वन बाय वन बात करता हूँ कि कौन सा जोन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और किस तरह का क्वेश्चन इससे आ सकता है। अगर आप देखें तो देखिए पहले एक बात आप जान लीजिए ना कि कैलकुलस की जब हम लोग बात करते हैं तो कैलकुलस का जो प्रिपरेशन है या जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्लास 12 लेवल से चलने लगती हैं, ठीक है। बल्कि क्लास 11th में भी जो पोर्शन है सेट वगैरह का वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं कहूँ तो जो हमारा क्लास 11 था, राइट, क्लास 11th, तो क्लास 11th 12 उसके बाद जो BSc के सेमेस्टर में आपने पढ़ रखे हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो कैलकुलस में आपको बिल्कुल बेसिक से आपका आना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन इसके कर पाओगे। याद रखिए कि कैलकुलस बहुत ज़्यादा जो है रैंडमली वेरी करता है, मतलब या तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है या तो इससे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आ सकते हैं। लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें जो 2018 में क्वेश्चन आया था तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे और सिलेबस का बहुत ही कम पोर्शन टच किया गया था। आप अच्छे से देख सकते हैं क्वेश्चंस को, मैंने भी आपको सोल्व करके सारा MCQs दिया है। तो बहुत ही कम पोर्शन, मैं कहूँ ना तो सिर्फ 30% सिलेबस को ही टच किया गया और क्वेश्चन दिया गया। अगर 100% को टच करें तो डेफिनेटली एक लेंदी सिलेबस है, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है लेकिन मुश्किल नहीं है। कुछ जो टफ चीज़ें हैं वो तो इसमें नहीं दे रखी है, सिंपल ही सारी चीज़ें हैं, राइट। अगर आप देखें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन कौन सा हो जाता है, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से नहीं बनेंगे। जैसे देखें आप रियल नंबर्स जो है आप डेफिनेटली पढ़ते आ रहे हो क्लास 11th से। तो रियल नंबर ये आपको तो पहले से पता है, अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। तो जो इजी चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन अगर पूछे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपको जानना चाहिए, वो डेफिनेटली आपको आता होगा, ओके। आगे देखिए हम लोग देखें सेट्स में, तो सेट्स में देखिए बाउंडेड सेट, ओपन एंड क्लोज सेट, ओके। तो याद रखिए कि सेट का पोर्शन पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? सेट्स। जब मैं सेट्स की बात करता हूँ तो सेट्स एक बड़ा टॉपिक है, याद रखिएगा, रियल एनालिसिस का। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेट, ओपन सेट, क्लोज सेट, उसके पहले आपको लिमिट पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, राइट, डिराइव्ड सेट क्या होता है, ओके। वो सारा कुछ आपको आना चाहिए और मैंने सब कुछ आपको बताया है वन बाय वन करके। जब आप लिमिट पॉइंट जानेंगे, जब आप इंटीरियर पॉइंट जानेंगे, जब उसका आप कलेक्शन निकालने जानेंगे, तभी आप ओपन और क्लोज सेट को डील कर सकते हो। और इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, क्लोज्ड, ओपन सेट से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके यूनियन और इंटरसेक्शन से क्वेश्चन ऑलवेज आते हैं। CSIR नेट में भी पूछा जाता है, आपको PGT में भी 2018 में पूछा गया था। तो आपको सेट्स अच्छे से पढ़ना है। ये मैंने जो मेरा जो कोर्स है कैलकुलस का, उसमें मैंने इसको रियल एनालिसिस 2 में सजा करके रख दिया है, सारे सेट्स के उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस की बात हो रही है, रियल सीक्वेंस का लिमिट, कंटिन्यूटी, ओके। तो अगर यहाँ पे हम लोग आ जाएं सीक्वेंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, राइट, फिर उसमें ही डिफरेंशिएबिलिटी आ जाता है। तो आप देखिएगा तो सीक्वेंस भी आपका BSc के सेमेस्टर में था, ठीक है। इसका लिमिट, कंटिन्यूटी तो ये भी मैंने लगा दिया है। पिछले बार इससे क्वेश्चन नहीं आया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इस बार भी नहीं कहूँगा, बट लेकिन याद रखिए लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ये क्लास 12 लेवल का जो है वहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। क्वेश्चन आया भी है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है। तो याद रखिएगा कि आपको ये आपका अच्छा होना चाहिए कि डिफरेंशिएबिलिटी का जो फंडामेंटल थ्योरम है या जो फंडामेंटल डेफिनेशन है, जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है लिमिट का, कंटिन्यूटी का, ठीक है। अच्छा, लेकिन सीक्वेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो सीक्वेंस मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप पढ़ लीजिए, ठीक है। थोड़ा इसका कन्वर्जेंसी भी देख लीजिए, कन्वर्जेंसी नहीं लिखा है बट सीक्वेंस
के कन्वर्जेंसी से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, राइट। फिर भी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए सेट है। इससे क्वेश्चन पिछले बार नहीं आया था, इस बार भी चांसेस कम है, बट लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से आ जाए तो ऐसा मत कहिएगा कि मुश्किल क्वेश्चन आ गया। ये आप क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आपका लगा हुआ है यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम, MVT। तो मीन वैल्यू थ्योरम से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें रॉलेस, लैग्रेंजेस, उसके बाद कुशी, टेलर्स, ये सब सारे थ्योरम आते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम एक्चुअली होता क्या था आपको पता है कि किसी भी क्लोज्ड सेट में, इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल के बीच में हमको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं, इसलिए इसको मीन वैल्यू थ्योरम कहा जाता है। इसको जानना चाहिए। खासकर रॉलेस, लैग्रेंजेस से क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत सिंपल आएगा, वो आप क्लास 12 में भी पढ़ चुके हैं। कुशी से आता है तो सिंपल क्वेश्चन आता है, मैंने आपको MCQs में दिखा दिए हैं, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम की आप तैयारी कर लीजिए। लास्टली मैं कंक्लूड करूँगा, ठीक है, अगर कि आपको अगर कम टाइम में तैयारी करनी है तो कैसे करना है, मैं अभी आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ। तो मीन वैल्यू थ्योरम भी आपको पढ़ना चाहिए। इसी में लिख रखा है टेलर्स थ्योरम विथ रिमाइंडर्स। तो टेलर थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है BSc सेमेस्टर में, विथ रिमाइंडर का यूज़ क्यों किया जाता है। किसी भी क्वेश्चन में आफ्टर सर्टेन टर्म आप रिमाइंडर यूज़ करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए। अगर MCQ इससे डिज़ाइन, इससे ये देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे जो MCQs है बहुत ज़्यादा MCQs नहीं बन सकता टेलर्स थ्योरम से, राइट। और अगर कुछ आता है तो सिंपली स्टेटमेंट बेस्ड आ जाएगा आपका। तो आपको जानना पूरा सिलेबस है। सिलेबस आप कभी भी जो है मत इग्नोर कीजिएगा, सिलेबस को देखिए, सारा कंटेंट पढ़िए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका कुछ MCQs जो मैंने कराया है उस तरह का ये स्टैंडर्ड का आता है, थोड़ा आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट फॉर्म्स। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमीडिएट फॉर्म्स मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इंटरमीडिएट फॉर्म से क्वेश्चन हमेशा CSIR में भी आता है, ठीक है, आपके PGT में भी आया है लास्ट बार। हालांकि सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है क्लास 12 का, कोई नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इससे लास्ट ईयर तो मेरे को याद है कि शायद 3 से 4 क्वेश्चन आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। बस ये होता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 बाई 0, ये जो फॉर्म होते हैं, इन सारे फॉर्म्स के लिए और भी फॉर्म है, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इंटरमीडिएट फॉर्म को। तो इससे जो MCQs बनने चाहिए, जो लॉजिक होता है, जो ट्रिक होता है, जो एल हॉस्पिटल रूल के साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, एक्सपेंशन के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको सब कुछ जानना चाहिए। याद रखिए, छोटा सा है लेकिन बड़ा क्वेश्चन आपको देता है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इसको इग्नोर मत कीजिएगा इंटरमीडिएट फॉर्म्स को, राइट। लिमिट के नाम से आप इसको क्लास 12, 11 से पढ़ते आ रहे हैं, मुश्किल नहीं है, उसी को थोड़ा अपग्रेड कर दिया जाता है BSc में, ठीक है। तो उसको आपको ज़रूर देख लेना है, पूरे इंटरमीडिएट फॉर्म को। मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो ये मैक्सिमा मिनिमा यहाँ भी लिखा हुआ है, आप देखिएगा यहाँ भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे असल में लिखा हुआ है आपको मोर वेरिएबल के लिए, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल के लिए। तो जो आपने क्लास 12 में पढ़ रखा था, क्लास 11th 12 में जो आपने पढ़ रखा है ना, वही मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है। चाहे आप फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से बनाओ, चाहे आप सेकंड डेरिवेटिव मेथड से बनाओ, बहुत जल्दी बनता है। यूजिंग ग्राफ तो आप बहुत फास्ट बना सकते हो। याद रखिए कैलकुलस का, मैं ये बोलना भूल गया आपको, कैलकुलस का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि जो इसका पावर है, ठीक है, जो इसका ब्यूटी है ना, वो है ग्राफ। मतलब आपको ना ग्राफ ऑफ फंक्शन भी जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आप जब ग्राफ जानते हो ना तो विथ द हेल्प ऑफ ग्राफ काफ़ी कम टाइम में आप कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मोनोटोनिक होना, इसका बाउंडेड होना, राइट, इसके डोमेन, इसके रेंज, सब कुछ आप जान जाते हो। तो ग्राफ पे आपकी पकड़ रहेगी ना, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, सुप्रीमम वैल्यू, इन्फिमम वैल्यू, जो भी वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सुप्रीमम, इन्फिमम, ये सब सारे सेट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेट्स मैंने कह दिया। मैं वो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इसको सर्कल किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने इसको सर्कल किया है, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा को सर्कल किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को भी सर्कल कर देता हूँ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन अगर आएगा तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और बिल्कुल आपसे बन जाएगा। तो इसको भी आपको स्किप नहीं करना। क्लियर है जी, ठीक है। तो याद रखिए कि ग्राफ पे पकड़ा, मैंने ग्राफ अच्छे से पढ़ाया है 3-4 लेक्चर में, ताकि आपको ग्राफ पे पकड़ हो जाए, और जो क्वेश्चन काफ़ी जल्दी बनना चाहिए ना, वो आपसे बिल्कुल जल्दी बन जाए, डिले नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ग्राफ इज़ योर पावर, आपका पावर है कैलकुलस का, इसको आपको अच्छे से कर लेना है, ग्राफ आपको आना चाहिए।
एजम्पटोट्स, याद रखिए एजम्पटोट्स से अगर क्वेश्चन आया तो नहीं था, लेकिन अगर आए तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर भी कहूँगा क्वेश्चन इससे आता है बिल्कुल, ठीक है, आ सकता है, आपको इसको तैयारी अच्छे से कर लेना है। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में देखें तो इसकी कंटिन्यूटी की बात की है, ठीक है, तो कंटिन्यूटी से क्वेश्चन CSIR में आता है, अच्छा क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने सर्कल कर दिया है, अच्छा चीज़ें देख लीजिएगा। फिर फंक्शन ऑफ मोर वेरिएबल का डिफरेंशियबिलिटी भी देख लीजिए, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव से श्योर क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता है और पार्शियल डेरिवेटिव का बहुत यूज़ है, इसलिए इससे क्वेश्चन फ्रीज होता है, तो पार्शियल डेरिवेटिव से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको देख लेना है। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का जो मैक्सिमा मिनिमा है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो है इससे जो अगर इसको मैं लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से बनाऊं तो MCQs फ्रीज नहीं होते, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकली वो थोड़ा हल्का थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। बट फिर भी मैंने आपको क्या बोला, सिलेबस आपको सारा कुछ देखना है, और मैंने सब कुछ कंटेंट लगा रखा है कैलकुलस के अपने कोर्स में, तो आपको देख लेना है कि मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, एक जो जनरल टेक्निक है RST मेथड वो कैसे होता है, कैसे फाइंड आउट होता है, और लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का क्या यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। जैकोबियन आपको पता है कि जैकोबियन का यूज़ जो है डिफरेंशियबिलिटी में, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव में, यहाँ पे देखिए पूरे में डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है, क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, तो चूँकि ये डिफरेंशियबिलिटी के ही कंटेंट में आता है तो इसलिए इसको नहीं लिखा है, बट इससे क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आएगा, ठीक है, ये आपको देख लेना है, चूँकि इसका रिश्ता जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चूँकि आपको पता है कि ये LT है ना, डिफरेंशिएबल जो डेरिवेटिव फंक्शन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो क्या है कि वहाँ से भी आपको 1 है कि नहीं, ऑन्टो है कि नहीं, इन्वर्टिबल है कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन CSIR नेट में भी आता है, PGT में भी आ सकता है, आपको इसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है, मैंने सब कुछ बता दिया है, बहुत ईजी होता है, मुश्किल नहीं होता। आगे देखें आप, तो रीमान डेफिनेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, देखिए रीमान का क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन होता है, एग्ज़ाम पर्पस से ये इम्पॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार चीज़ है, आप इसको ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म है जो रीमान के हेल्प से काफ़ी जल्दी सोल्व हो जाता है, और चूँकि इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है तो आपको रीमान भी देखना चाहिए, बहुत अच्छा चीज़ है, मज़ा आएगा, ज़रूर देखिए। उसके बाद आप देखें इंडेफिनिट इंटीग्रल से क्वेश्चन आ गया भाई तो आप तो जिंगल आला हो जाएगा, इसलिए कि अगर इससे क्वेश्चन आया तो 12 लेवल का आएगा, 12 लेवल पे आपने बहुत क्वेश्चन सोल्व किया है, जरूर देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। कंसिक्वेंटली एरियाज, जो 12 लेवल पे आपने एरिया पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो इंटीग्रेशन से आप जो एरिया फाइंड आउट करते हो उसको भी आपको देख लेना है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो समझ लो आपका लक अच्छा है, ठीक है। देखिए पिछले बार रियल एनालिसिस से जितना क्वेश्चन आना चाहिए था नहीं आया, ठीक है, स्ट्रिक्टली जैसे कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन किया था, पूरा सिलेबस को टच करने का कोशिश किया, कैलकुलस को टच करने का कोशिश नहीं किया। अगर टच करने का कोशिश करता है तो डेफिनेटली एक बड़ा बुक है जो आपको अबाउट 18 to 20 क्वेश्चन देगा, अगर आपको पूरा सिलेबस से क्वेश्चन आता है तो बड़ा बुक है, ठीक है। तो इसमें लेकिन दोनों तरह की चीज़ें मैंने आपको बता दी ना, कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, या हो सकता है कि आपके लिए ये क्या हो, हेल्पफुल ना हो और आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन ना कर पाएँ। क्यों? क्योंकि इसका लेवल नीचे से शुरू होता है, काफ़ी ऊपर तक जाता है और काफ़ी वेरिएशन है सिलेबस में। तो जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं वो हर टॉपिक को टच कर पाएँ ये ज़रूरी नहीं है। अगर वो पिछले बार जैसा क्वेश्चन को फ्रीज करते हैं तब तो वो फिर सिंपली 12 और कुछ बेसिक क्वेश्चन ही फ्रीज करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने जो है CSIR नेट को पकड़ के कुछ अच्छे क्वेश्चन फ्रीज करने शुरू कर दिए तब आपको इसमें मुश्किल भी हो सकता है। थोड़ा क्वेश्चन अगर अच्छा बना दिया तो उसमें आपको 2-3 तरफ से उसको चेकआउट करना पड़ता है, तो ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत मजबूत तैयारी इसमें चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसा पिछला बार क्वेश्चन आया था, मैं फिर कहूँगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया था, ऐसे में आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। बट डेफिनेटली एक अच्छा बुक है, थोड़ी इसमें तैयारी आपको ज़्यादा चाहिए। आगे देखते हैं इसके बाद हम लोग, तो इसके बाद आप देखिए सरफेस एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। सरफेस एंड वॉल्यूम का मतलब है कि डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, हालांकि लिख दिया यहाँ पे डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है। तो ये पूरा देखिए, अब यहाँ से क्या ना इंटीग्रल कैलकुलस शुरू हो गया है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से आपका इंटीग्रल कैलकुलस शुरू हो जाता है। तो मैंने
कैलकुलस का जो मेरा कोर्स है उसको मैंने 3 पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। पहला वाला पार्ट मेरा वो कहलाता है कैलकुलस 1, राइट। तो इसमें आपको कैलकुलस 1 में सारा जो है लिमिट और कंटिन्यूटी है फंक्शन का, ठीक है, ये सारा और डिफरेंशिएबिलिटी, ये मैंने सारा कुछ इसमें डिस्कस किया हुआ है। इसमें आपको ये सारा मिल जाएगा, मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह मिल जाएगा, राइट। और मतलब कि ये पूरा आपका इसको टच कर लेता है, मीन वैल्यू थ्योरम को, और जो भी इससे रिलेटेड सारे चीज़ों को ये टच कर लेता है, ठीक है। एसिम्पटोट्स को भी ये कवर कर लेता है, उसके अलावा फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल को भी ये कवर करता है, रीमान इंटीग्रेशन को भी ये कवर करता है। तो ये सारा कुछ इसमें आपको आ जाता है पहले वाले में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मैंने कैलकुलस 2 बनाया है, कैलकुलस 2, तो कैलकुलस 2 में मैंने क्या किया है, मैंने जो है रियल एनालिसिस में सारे सेट्स और सीक्वेंसेस को डाल दिए हैं, सेट और सीक्वेंस, राइट। सेट को डाल दिया है, सीक्वेंस को डाल दिया है। तो सेट में सब कुछ आपको लिमिट पॉइंट जो है अपर बाउंड, लोअर बाउंड, मोनोटोनिक, इंटीरियर पॉइंट, ओपन क्लोज सेट, सीक्वेंस के सारे प्रॉपर्टीज़ विद द कन्वर्जेंसी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हो, एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब मैंने फिर आपको बांटा है कैलकुलस 3, कैलकुलस 3। कैलकुलस 3 जो है मेरा, ये एक्चुअली क्या है, ये है मेरा मैंने इसको लिखा है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। चूँकि जो आपका लास्ट वाला पोर्शन है ना, वो इंटीग्रेशन से ज़्यादा रिलेटेड है। इंडेफिनिट इंटीग्रल हो गया, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल हो गया, राइट। बीटा एंड गामा फंक्शन, अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीटा एंड गामा फंक्शन, इससे क्वेश्चन आपको श्योर आ सकता है। तो मैंने बीटा और गामा फंक्शन को मैंने कैलकुलस 2 में ऐड किया हुआ है, बीटा और गामा, इसी में बीटा एंड गामा फंक्शन को, राइट। तो मैंने सारी चीज़ों को डालने का कोशिश किया है कि आपका कोई मिस ना करे। तो याद रखिए कि आपके लिए जो बहुत इजी पोर्शन है वो है ये लास्ट वाला कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस से अगर क्वेश्चन आता है तो आप बहुत जल्दी जो है उसको सोल्व कर पाओगे, राइट। आप डबल इंटीग्रल से आएगा, ट्रिपल इंटीग्रल से आएगा, लेकिन थोड़ी तैयारी होनी चाहिए, है ना। इसमें डबल इंटीग्रेशन में आपको पता है कि 2-3 मेथड होते हैं, तो ये सारा मेथड आपको आना चाहिए, राइट। ट्रिपल इंटीग्रल भी कुछ सिंपल भी होता है, कुछ टेक्निकल भी होता है, तो उसको आपको जानना चाहिए, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसी में आपका बीटा और गामा फंक्शन, तो ये भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें रहते हैं, वो आप देख पाएंगे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करें तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल या इनफाइनाइट इंटीग्रल में आपको इम्प्रॉपर लिखा है, इसका मतलब इसका आपको कन्वर्जेंसी भी पूछ सकता है, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप के बारे में, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो अगर आप देखें ना ओवरऑल, तो सिलेबस क्या है, सिलेबस जो है थोड़ा लेंदी सिलेबस है। सिलेबस क्या है, सिलेबस आपके पास में लेंदी सिलेबस है, ठीक है। थोड़ा आपको इसमें अच्छे से वर्क करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि मैंने इसको कम से कम लेक्चर में कोशिश किया है कि बहुत ज़्यादा लेक्चर ना बने, ठीक है। अबाउट इसमें 40, इसमें भी 40, इसमें भी अबाउट 30, इस तरह का वीडियो मैंने, और विद द सोल्व MCQs, मैंने कंटेंट तो आपको दिया ही दिया है, फिर मैंने MCQs भी आपको सोल्व दिया है कि इसके MCQs को कैसे सोल्व करते हैं, ताकि इसका स्किल भी आप में आ जाए। उसके बाद मैं आपको PDF भी दे देता हूँ, जो कॉन्सेप्ट है उसका PDF, क्वेश्चन का PDF, तो आपको सब कुछ मिल जाता है मेरे कोर्स में। तो आपको एक बार, अगर आपकी ये तैयारी मजबूत नहीं है तो आपको मेरा कोर्स देखना चाहिए। और जिस तरह से मैंने स्ट्रेटेजी बताया है और जिसको मैंने इन सर्कल किया, जिसको मैंने घेर दिया है, उस पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देखिए, कुछ सोल्व MCQ देखिए। अगर आप थोड़ा कमांड इसमें बना लेंगे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। और अगर आपका इसमें कमांड बनता है ना, तो फिर आपका मैथ में भी एक पावर आ जाता है, क्योंकि मैथ के बहुत सारे बेसिक्स को ये कवर करता है। तो आई होप आप इसी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, स्ट्रेटेजी बना करके तैयारी कीजिए। जिसको मैंने इन सर्कल किया है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। डेफिनेटली आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं करेगा, आप कैलकुलस के सारे क्वेश्चन करके आओगे। और अगर आपने कैलकुलस का, लीनियर का, एब्स्ट्रैक्ट का, कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन कर लिया, कोई आपको नहीं रोक सकता है क्वालिफाई होने से। डेफिनेटली आपको क्वालिफाई होना है, इसलिए कि इन सारे मेन बुक्स को करने के बाद कुछ तो क्वेश्चन आप यूँ ही कर लेते हो। भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप और इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपसे बहुत सारा क्वेश्चन तो 10, 12, 15 तो ऐसे ही हो जाता है, और इनको करते ही आपका पूरा सिक्योर हो जाता है। बट फिर भी मैंने पूरे सिलेबस के लिए कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है। हाफ सिलेबस के लिए बेसिक है, फुल सिलेबस के लिए एडवांस है। कोर्सेज चल रहे हैं, काफ़ी बच्चे इनरोल हैं, कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं अच्छे से, क्योंकि कंटेंट मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड टू सिलेबस है, ठीक है। मैं इधर उधर की बहकी बातें नहीं करता, आपसे सिलेबस में दिखाता हूँ, कंटेंट कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, वो भी वो कॉन्सेप्ट जो आपके लेवल का है, जिस लेवल से क्वेश्चन आएगा। और फिर मैं सोल्व MCQ PDF के थ्रू, टेलीग्राम पे क्वेश्चंस के थ्रू आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता हूँ, और डेफिनेटली ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तैयारी करेंगे, कोई इशू नहीं होगा। डेफिनेटली आपके लिए ये जो है PGT का, JSSC का वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का,
आप कवर करेंगे। सारा सिलेबस मैंने लगा दिया है, आप मेरा एप्लीकेशन चाहे तो डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे एप्लीकेशन पे सारा कोर्स सजा हुआ है। आप चाहो तो हाफ सिलेबस खरीद लो, बहुत कम रेट में आपको मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी है। चाहो तो फुल सिलेबस खरीद लो, चाहो तो भाई सिर्फ कैलकुलस चाहो तो वो खरीद लो, वो भी अलग से लगा हुआ है। सिर्फ लीनियर या एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है तो वो दोनों अलग से लगा हुआ है, सिर्फ उसको देख लो। सिर्फ आपको जो है फिजिकल मैथमेटिक्स पढ़ना है, जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, हाइड्रोस्टेट, हाइड्रोडिनामिक्स है, मैकेनिक्स है, स्टैटिक्स है, तो उसके एक्सपर्ट से मैंने बनवा दिया है, सिर्फ आप उसको पढ़ लो। लेकिन डेफिनेटली पढ़ के जाइए, ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी करके जाइए। मैं बार बार कहता हूँ कि एग्ज़ाम वो मौसम है जिससे आप में क्या होता है, थोड़ा पढ़ने का ललक भी होता है। जिस मौसम में आप थोड़ा अपने लिए पढ़ भी लेते हो, आप अपने नॉलेज को बिल्डअप कर पाते हो। तो याद रखिए, आप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं बार बार बोलूँगा, ठीक है। सब कुछ ना कुछ अर्निंग करते हैं, उस अर्निंग में से वो घर पे भी खर्च करते हैं, कुछ अपने जो है गेटअप, ड्रेसअप, फूडिंग वगैरह में भी खर्च करते हैं। बट देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने नॉलेज के लिए कुछ भी खर्च नहीं करते। जबकि मेरा अपना ये मानना है ना कि कम से कम 5% से 10% आपको आपके नॉलेज पे खर्च करना चाहिए, अगर उसमें कमी है, ठीक है। आप उसमें पूरा आपका फाइन है, ठीक है, आप उसमें फाइनर हो तो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर उसमें कुछ कमी है, ठीक है, आपको कुछ गेन चाहिए, आपको कुछ नॉलेज चाहिए, तो आपको उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको अच्छा टीचर मिलता है, अच्छा गाइड मिलता है ना, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे देखिए अभी ऑनलाइन का जो है क्रेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपके पास में एक्सपर्ट को आप फिल्टर कर पाते हो। आपको अब नहीं कोई बहका सकता, आप देख पाते हो कि कौन आपका एक्सपर्ट है आपके पेपर का। तो बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं ऑनलाइन, और उसको जो सक्सेस जो कर रहे हैं ना, जो सक्सेस गेन कर रहे हैं, वो क्या कोर्स को बाई करके पढ़ रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे उनका एक एम्पावर बढ़ रहा है, उनका एक जो है अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जिसके थ्रू वो अपनी अर्निंग बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, आप जो जॉब चाहते हो ना, डेफिनेटली ये एक अर्निंग का बेहतरीन जरिया है। काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, अच्छी सैलरी है। बट ऐसा नहीं ना कि चलो मैं जानता हूँ पढ़ लूँगा, इस तरह का आपको इसमें किसी भी तरह का प्रैक्टिकल नहीं करना है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है, इसको कभी भी हल्के में नहीं लीजिए। तैयारी करके, अच्छे से जोरदार तैयारी करके, कोर्स को पढ़ करके, हर चीज़ को जान करके, प्रैक्टिस करके जाइए, डेफिनेटली आप विन करेंगे। सिर्फ इसी को नहीं, बल्कि इसके बाद आपका CSIR नेट का भी दरवाज़ा खुल जाएगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का टेक्निक ही यही है कि उससे आपको फिर CSIR नेट का भी कॉन्फिडेंस आ जाए। तो इसी तरीके से मैंने आई होप आपको समझाने का कोशिश किया, ठीक है। बाकी आप बहुत अच्छे समझदार हैं, ठीक है। थोड़ा गौर कीजिए और तैयारी करके दीजिए, डेफिनेटली ये एग्ज़ाम आपके लिए। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी प्लानिंग, थोड़ी सी अच्छी तैयारी, थोड़ा सा वक्त चाहिए इसको, ठीक है, थोड़ा सा खुद पर इन्वेस्टमेंट चाहिए। डेफिनेटली ये एग्ज़ाम आपको ज़रूर विन होगा। थैंक यू वेरी मच।